हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की कार्यपत्रक संख्या 11 यानी वर्कशीट नंबर 11 और आज डेट है 3 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है राशियों की तुलना, जो एक न्यू चैप्टर है। आज की वर्कशीट में हम इसी के बारे में सीखेंगे कि राशियों की तुलना किस प्रकार से की जा सकती है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो हमें आज पढ़ना है तुलना के बारे में। तुलना करना यानी कंपेयर करना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। कंपेयर करते हैं ना हम आपस में आसपास की चीज़ों को। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉबेरी 20 ग्राम, सेब 200 ग्राम, साइकिल की गति होती है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की और कार की गति होती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो इस प्रकार हम अपनी आसपास की चीज़ों को तुलना करते हैं, यानी राशियों की तुलना करते हैं। सामान्यतः हम अपने दैनिक जीवन की दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। ऐसा करने में हम पाते हैं कि वह एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी गुना या फिर दूसरी वस्तु पहले से कितनी गुना है। तो हम देखते हैं ना, एक वस्तु और दूसरी वस्तु आपस में एक दूसरे के कितने गुना है, गुना में है। यानी हम ये देख सकते हैं कि एक वस्तु के कंपैरिजन में एक राशि की तुलना में दूसरी राशि कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। करते हैं ना हम ऐसे कंपैरिजन अपने आसपास में भी। जैसे आप देख सकते हैं, आप करते भी होंगे कि आप जब रजिस्टर लेकर आते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं ना, तो कई बच्चों का जो रजिस्टर होता है वो बड़ा होता है साइज़ में, और कई बच्चों का जो सेम रजिस्टर है वो थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है। तो आप देखते हैं ना, आप बोलते हैं कि मेरा रजिस्टर तो बड़ा है तेरे से, तो आपने कंपैरिजन किया, आपने तुलना करी। अब दो कुछ चीज़ें जो आपने तुलना करते समय ध्यान रखनी है कि वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। तो वस्तुओं की जब भी हम तुलना करते हैं तो हम अनुपात का प्रयोग करते हैं, जो आज की वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं। अनुपात ज्ञात करते समय हम दोनों वस्तुओं की इकाई एक समान होनी चाहिए। अब जब भी हम वस्तुओं का अनुपात निकालेंगे, राशियों का अनुपात निकालेंगे, तो उनकी इकाइयाँ एक समान होनी चाहिए। जैसे कि बेटा हम समझ सकते हैं, मान लीजिए एक बच्चा है सेकंड क्लास में पढ़ता है ए सेक्शन में, और एक बच्चा पढ़ता है 7th ए सेक्शन में। तो क्या इन दोनों बच्चों की पढ़ाई में कोई कंपैरिजन हो सकता है? जो बच्चे सेकंड क्लास में पढ़ते हैं और जो बच्चे 7th क्लास में पढ़ते हैं, क्या उनकी पढ़ाई को कोई कंपैरिजन आप कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं मैम, सेकंड के बच्चे तो बहुत कम उनकी पढ़ाई तो बहुत कम होती है, यानी उनकी पढ़ाई के लिए जो सिलेबस है वो तो बहुत कम होता है 7th के कंपैरिजन में। तो ऐसी में हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसी तरीके से बेटा, जब भी हम अनुपात ज्ञात करते हैं तो जो भी दोनों वस्तुएं हम लेंगे उनकी इकाई एक जैसी होनी चाहिए। यानी दोनों बच्चे अगर हम 7th क्लास के चूज करेंगे, एक 7th ए का और एक 7th बी का, तो उनकी पढ़ाई में हम कंपैरिजन करके बता पाएंगे, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस होगा वो सेम होगा। इसी प्रकार अनुपात का भी एक चिन्ह होता है। जैसे अगर आपसे बोला जाए जमा करो या घटा करो, जैसे आप जमा बोलते हैं तो आपके दिमाग में ये चिन्ह आ जाता है, घटा बोलते हैं तो आपके दिमाग में ये चिन्ह आ जाता है। अनुपात जो अगर हम पढ़ने वाले हैं आज की वर्कशीट में, उसके लिए क्या चिन्ह होता है? जैसे हम अनुपात बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ये चिन्ह आना चाहिए, जैसे कि दो बिंदु एक साथ लगा दिए जाते हैं। अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती। इस बात को हम आगे प्रश्न में जाकर समझेंगे कि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। इसके बाद आज की वर्कशीट में आगे हमें पढ़ने हैं समतुल्य अनुपात क्या होते हैं। समतुल्य अनुपात क्या होते हैं? देखिए बेटा, अलग अलग अनुपातों को समान भिन्न के रूप में बदलकर उनकी तुलना की जा सकती है। यदि दो भिन्न आपस में बराबर हैं तो उन्हें समतुल्य अनुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक भिन्न आपके पास है 1/2, ठीक है, और एक भिन्न है आपके पास 2/4, और तीसरा एक और भिन्न आपको दे रखा है 3/6। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे बेटा, 2/4 को भी हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? देखिए कैसे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, दोनों ही एक ही पहाड़े में आ रहे हैं, तो 1/2 बन गया। अब इसी तरीके से 3 और 6 भी एक ही पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। यानी जो तीनों भिन्न मैंने लिखे थे 1/2, 2/4 और 3/6, ये तीनों ही भिन्न आपस में कैसे हैं? बराबर हैं, एक जैसे हैं, लेकिन इनकी समान भिन्न है, इसीलिए हम इनकी तुलना भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही भिन्नों को हम बोलते हैं समतुल्य अनुपात। इसके बाद हमें बताया गया है यहाँ पे कि राशियों की तुलना करने के लिए उनके अनुपात ज्ञात करना ही आसान तरीका है। यानी कभी भी हमें अगर राशियों की तुलना करनी है, उसके लिए हम उसके अनुपातों को ही ज्ञात करेंगे और उसी के बारे में पढ़ेंगे। राशियों के अनुपात एक भिन्न की राशि होती है। जब भी हम राशियों का अनुपात निकाल लेते हैं तो वो एक भिन्न के रूप की राशि बन जाती है, यानी फ्रैक्शन वाली राशि बन जाती है। तो देखो पहला उदाहरण यहाँ पे जो हमें दिया गया है वह क्या दिया गया है? 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात करने को बोला गया। तो 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ, अभी मैंने आपको बताया था ना कि यूनिट जो मात्रक हैं ये सेम होने चाहिए, एक में मीटर है एक में किलोमीटर है, तो हमें बदलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 3 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 3 किलोमीटर में हो जाएंगे 3000 मीटर। और ये तो पहले से ही 300 मीटर दे ही रखा है। तो जब हमें अनुपात निकालना होगा तो पहली संख्या को आप ऊपर लिखेंगे, आपने ध्यान रखना है ये,
पहली संख्या ऊपर लिखी जाती है अनुपात निकालते समय, यहाँ लिखेंगे अनुपात बराबर है 3000 ऊपर और 300 नीचे। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, ये 2 0 से 2 0 कट गए, ऊपर क्या बचा 30 और नीचे बचा 3। अब 3 एकम 3 और 3 धाम 30, तो क्या हो जाएगा हमारे पास उत्तर बच जाएगा, ऊपर बचेगा 10 और नीचे बचेगा 1। तो इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखते हैं, 10 लिखेंगे, अनुपात का चिन्ह बनाएंगे जो मैंने आपको ऊपर बताया था, 2 बिंदी बनाते हैं इस तरीके से, और 1 लिख देंगे। तो हमारा उत्तर आ गया 10:1। यहाँ पर बेटा एक टेबल बनी हुई है, ये टेबल आपको याद करनी है, आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए पूरी टेबल। यानी आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, और 1 दर्जन में 12 इकाइयाँ होती हैं। ये सारा का सारा टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आप प्रश्न को आसानी से हल कर पाएं। और जहाँ पर भी हमारे मात्रक एक जैसे नहीं होंगे, इकाइयाँ एक जैसी नहीं होंगी, वहाँ पर हम उसकी इकाई को एक समान बना पाएंगे। आगे के प्रश्न अब हम हल कर लेते हैं। इसके बाद पहला प्रश्न देखिए बेटा, यहाँ पर क्या दिया गया है, बोला गया है एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर है। यानी 6 विद्यार्थी अगर एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में जाते हैं तो उनको 3 कंप्यूटर वहाँ पर बैठने के लिए मिल जाते हैं, आपस में मिलकर बैठ जाते हैं वो। अब ज्ञात कीजिए यदि 24 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की संख्या कितनी होगी। तो चलो देख लेते हैं। अगर 6 विद्यार्थी जाते हैं कंप्यूटर में लैब में तो उन्हें कितने कंप्यूटर मिलते हैं, कंप्यूटर की संख्या कितनी होती है उनके लिए, 3। अगर एक ही विद्यार्थी जाएगा तो उनके लिए कितनी होगी, 3/6 कर देंगे। लेकिन जाने कितने विद्यार्थी हैं, 24 विद्यार्थी। यानी इसी 3/6 को अब मैं 24 से गुणा कर दूंगी। पहले 1 विद्यार्थी हुए, 1 के लिए मैंने भाग किया, 3 की भाग मैंने 6 से करी। जब 1 से बढ़कर 24 हो गए तो जो मेरा 3/6 था उसी को मैंने 24 से गुणा कर दिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 दूनी क्या होता है, 6, कट गया। अब 2 ऊपर है, 24 2 नीचे है और 24 ऊपर है, तो उसको भी काट लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, यानी 12 पे जाता है ना 24, तो हमारे पास उत्तर आ गया 12। तो यानी 24 विद्यार्थी अगर कंप्यूटर लैब में जाएंगे तो उनको यहाँ पर कितने कंप्यूटर अवेलेबल हो पाएंगे, कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, 12 कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। इसके बाद देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया है कि राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख है और यूपी की जो जनसंख्या है वो 1660 लाख है। राजस्थान का क्षेत्रफल जो है 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है और यूपी का क्षेत्रफल जो है वो 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोनों राज्यों में किस में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है और किस राज्य की जनसंख्या कम है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा था कि राजस्थान की जनसंख्या थी 570 लाख और राजस्थान का ही क्षेत्रफल हमें दे रखा था यहाँ पर 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर। तो हम निकाल लेंगे कि यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग कितने रहते हैं। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ की जनसंख्या को और क्षेत्रफल को हमें भाग करना पड़ेगा। तो 570/3 लिखेंगे। अब देखिए 3 एकम 3 और जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 190 लाख। दूसरे भाग के लिए हल आपको खुद बताना है। तो यूपी के लिए हल बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे यूपी की जनसंख्या कितनी थी 1660। इसको भाग कैसे कर देंगे, 2 से 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर से जो उसका क्षेत्रफल था। तो अब इसको भाग कर लीजिए, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और ये 0। तो यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 300 लाख लोग जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में यूपी में रहते हैं। और उसके बाद हमें बताना था बेटा किस राज्य की जनसंख्या कम है। जो दूसरा भाग था ना उसमें हमें बताना था किस राज्य की जनसंख्या कम है। तो देखो 190 लाख तो यूपी के लिए राजस्थान के लिए आया था, 830 लाख यूपी के लिए आया। तो देखो कौन सी संख्या कम है, 190 लाख कम है। तो यानी दूसरे वाला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, उसका उत्तर क्या हो जाएगा कि राजस्थान की जो जनसंख्या है वह कम है। यही हमें पूछा गया था ना यहाँ पे। अब इसके बाद हम कर लेते हैं आओ अभ्यास करें वाले प्रश्न। पहले प्रश्न में देखिए क्या बोला गया कि अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करने के लिए पहला प्रश्न है ₹5 का 50 पैसे। तो अभी मैंने आपको बताया था इकाई एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पर एक संख्या रुपए में है और एक पैसे में है। तो हमें याद है कि हमें पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो उसी को हम बदल लेंगे। अगर 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 5 रुपये में कितने होंगे, 500। बट आपको ध्यान रखना है बेटा, जो संख्या पहले लिखी गई है उसको आपने ऊपर लिखना है, दूसरी वाली संख्या को आपने नीचे लिखना है। तो 5 रुपये में कितने पैसे हो गए, 500 पैसे हो गए और नीचे भी पैसे ही था। पैसे और पैसे कट जाएंगे और 0 से 0 भी सबसे पहले हम काट देते हैं। अब ऊपर क्या बचा था 5, 5 एकम 5, 5 धाम 50। यानी हमारा उत्तर क्या आ गया, ऊपर बचा 10, नीचे बचा 1, तो हमारा उत्तर आ गया यानी अनुपात क्या आ गया 10:1।
दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोला गया है। दूसरे प्रश्न में आपको बोला गया है अनुपात ज्ञात करना है 15 किलो का। तो 15 किलो पहले लिखा तो उसको ऊपर लिख लेते हैं, 15 किलो का 210 ग्राम से, तो वो नीचे लिख लेते हैं। अब 1 किलोग्राम में 1 ग्राम में, तो आपको याद होना चाहिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। जो भी मैंने आपको टेबल बोला था ना याद करने के लिए, उसको याद कर लीजिएगा। 1 किलोग्राम में अगर 1000 ग्राम होते हैं तो 15 किलोग्राम में कितने होंगे, 15 गुणा 1000, कितना आसान है। और नीचे तो 210 था ही। अब देखो 1 0 से ये वाला 1 0 काट देते हैं। अब 15 और 21 दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। अब इसके बाद तो कोई संख्या नहीं कट रही है, तो यानी 5 और ये जो मेरा 100 बचा ये गुना होकर क्या बन जाएंगे 500, और नीचे बचा था 7। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 500 अनुपात 7। बहुत आसान था। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में आपको बोला गया है अनुपात ज्ञात करना है 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से। तो चलो लिख लेते हैं 9 मीटर ऊपर और 27 सेंटीमीटर नीचे। 9 मीटर ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि 9 मीटर पहले दिया गया था। अब दोनों देखो अलग अलग है, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में। तो याद कीजिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1000 नहीं लिखेगा बेटा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 9 मीटर में कितने होंगे, 9 गुना 100। अगर 1 में 100 है तो 9 में कितने होंगे, 9 गुना 100, और नीचे था 27 सेंटीमीटर ही था। अब 9 और 27 एक ही पहाड़े में आते हैं, नहीं आते। 9 एकम 9, 9 तिया 27। अब आगे क्या लिख देंगे, अब देखो ऊपर क्या क्या बचा, 1 बचा और 100 बचा, तो गुना करके क्या आ जाएगा 100, और नीचे तो बचा 3। अब 100 और 3 तो एक पहाड़े में नहीं आते, तो हमारा अनुपात क्या आ गया 100 अनुपात 3। इसके बाद हम चौथा प्रश्न कर लेते हैं। चौथे प्रश्न में देखिए क्या बोला गया, 30 दिन का 36 घंटों से अनुपात ज्ञात करना है। तो 30 दिन ऊपर लिखेंगे, 36 घंटे नीचे। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, याद है आपको। तो 30 दिन में कितने होंगे, 30 गुना 24। अब 24 और 36 12 के पहाड़े में आते हैं ना, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। अब 3 और 30 भी एक ही पहाड़े में आते हैं, 3 एकम 3 और 3 धाम 30। तो ऊपर क्या क्या संख्या बची देखिए, 10 और 2 बचा, 10 दूनी 20 और नीचे बचा 1। तो हमारा अनुपात क्या आ गया 20 अनुपात 1। तो आप समझ पाए होंगे कि हमें जब भी अनुपात ज्ञात करना है इकाइयां एक बराबर कर लेनी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपसे क्या बोला जा रहा है, अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जहां आप अनुपात और समानुपात का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद होगा आपके डेली लाइफ में आप कहां पर ऐसा इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 हम बताने वाले हैं, करने वाले हैं। जब भी आपकी मम्मी खाना बनाती है, खाना बनाते समय, पहला मैं उदाहरण लिख देती हूँ यहाँ पे, खाना बनाते समय क्या अनुपात का इस्तेमाल होता है। आप कहेंगे हाँ, कैसे होता है। जब भी आपकी मम्मी खाना बनाती है तो उसमें कितना नमक डालना है, कितना पानी डालना है, या कुछ मीठा बनाती है तो उसमें कितनी चीनी डालनी है, इसका इस्तेमाल आपकी मम्मी अनुपात में करती है ना, कि इतने अनुपात में इतना ही डालना है। इसी के साथ बेटा जब भी आप कोई ड्राइंग करते हैं तो आपको कोई कलर बनाना होता है, पोस्टर कलर में कलर्स मिक्स करके बनाते हैं ना, तो एक डेफिनेट कलर बनाने के लिए, एक निश्चित कलर बनाने के लिए आपको एक दोनों कलर्स को किसी अनुपात में डालना पड़ता है, तभी वो सही कलर बनता है, वरना वो डार्क हो जाता है या फिर लाइट हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। आप उदाहरण जो इसके उदाहरण है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि खाना बनाते समय और ड्राइंग के कलर बनाते समय के अलावा आप क्या उदाहरण दे सकते हैं अनुपात या समानुपात के अपने दैनिक जीवन से। आज की वर्कशीट की वीडियो में आपने अनुपात के बारे में सीखा, अनुपात कैसे हल करते हैं ये भी सीखा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। टाइम से अपने काम की फोटो क्लिक करके और अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।